नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। आज अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ में गोलीकांड की घटना को दिया गया अंजाम, कैसे हिंदू लड़की के साथ होटल में पकड़ा गया मुस्लिम लड़का जिसे लोगों ने किया पुलिस के हवाले। साथ ही बात करेंगे कि अलीगढ़ में क्यों ब्रज क्षेत्र की बैठक का किया गया आयोजन, और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में दबंगों का कहर हर रोज देखने को मिल रहा है। दबंग रौब दिखाने के लिए दबंगों द्वारा गोलीकांड जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आज भी अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के नगला जुझार के ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें बताया जाता है कि दबंगों के द्वारा पहले एक बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जब बुजुर्ग के द्वारा विरोध किया गया तो मौके पर पुलिस को बुलाकर बुजुर्ग को पुलिस के हवाले करते हुए बुजुर्ग के नाती और भाई के साथ जमकर मारपीट की गई। दबंगों के द्वारा गोलीकांड की घटना को अंजाम देते हुए एक युवक के पेट में गोली मारते हुए दूसरे युवक के सर पर सरिया से प्रहार कर दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी इगलास कृष्ण गोपाल सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दोनों पक्षों में बाइक और ट्रैक्टर को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद गोलीकांड की घटना को कारित कर दिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम है आपका? किशन सिंह। पिताजी का? श्री राम सिंह। अच्छा, ये घायल जो हैं दो व्यक्ति कौन है आपके? मेरा एक भाई है, एक मेरा खास भतीजा है, खास भाई है। क्या नाम है भाई का आपके? शिव सिंह। उम्र कितनी है? करीब 53 हुआ। और भतीजे का नाम? भतीजी का नाम दीपक। उम्र? 25-26। दोनों शादीशुदा हैं? दोनों शादीशुदा हैं। बारिश अच्छा, ये घायल कैसे हुए हैं, क्या हुआ है? ऐसा था, जो राजू प्रधान नगला जुझार मौजूदा, इसका ट्रैक्टर लेके आ रहा था, इसका ड्राइवर। मैं बाइक से आ रहा था भाई खेत में से। बाइक में ऊपर चढ़ाई, वो ट्रैक्टर बाइक पर चढ़ाया है। मैंने इससे कहा भाई तरीकाते सही चढ़ाओ, ड्राइवर सही करो, कि हम तो ऐसे ही करेंगे। बस इतनी बात भाई, और कोई बात ना भाई। इन्होंने थाने फ़ोन कर दिया है। ड्राइवर ने मालिक से कहा हुआ अपने से, मालिक ने फ़ोन कर दिया, थाने से आएगी पुलिस। पुलिस आ गई है तो मुझे बुलाया है। मैं इतने टाइम में भाई ट्रैक्टर लेके भाई खेत में पहुंच गया हूँ। अब भी मेरा ट्रैक्टर खेत में खड़ा है, हैरो लगा हुआ। बेटे का फ़ोन गया कि ऐसी बात है और दरवाई बुला रहे हैं, तो मैं सभी आ रहा हूँ। मैं आ गया अपनी मार्केट में, मार्केट वो हमारी है। बोले कि थाने चलो। मैंने कि दरवाई ऐसी कोई बात ना है थे, जो ड्राइवर तो कहा सुनी है गई है, बात तो कोई है ना, मैं कल आ जाऊँ सुबह कि नहीं, अभी चलो मेरे संग। कौन से दरोगा जी थे, कौन से चौकी? वैसे तो नहीं होते, ऐसा ही थे वो, सवाल हैं वही। अच्छा, फिर अरविंद सवाल है शायद का, ऐसा। हाँ क्या हुआ? शायद बोले चलो मेरे साथ, तो मैं चलो। मैं बोला कि बाइक पर बैठ गया बुलेट, और 200 मीटर चलने पर रोड पर ही गोंडा की तरफ, और इनको हज्जुम आ गया वहाँ। राजू प्रधान करीब 30-40 आदमी, तो 30-40 थे। हाँ, और दरोगाजी को रोड जाम करके रोक दिया। और जब मोते हल्की फुल्की वही मारपीट हुई है। उसके बाद में 200 मीटर की बात थी, मैं भैया भतीजे और जो थे मार्केट में अपनी में, वो सब आ गए। तो गुआ ने गोली चलाई है। किसने गोली चलाई? राजू के लड़का ने, सचिन ने। किस पे गोली चलाई? दीपक में। दीपक में। गोली क्या लगी है? एक कहाँ? यहाँ पेट पर। पेट पर। अच्छा, फिर? उसके बाद रॉड मार दी है, वो आने देवेंद्र ने रॉड मारी है सर में, भाई के में, भाई के जो हेड इंजरी है उसकी, लोहे की रॉड। तो तैयारी से हो गई नहीं देर में भाई, उन टाइम मिलेगा 15-20 मिनट का। मौजूदगी में हुआ ये सब? पुलिस मौजूद थी। पुलिस मौजूद? जी हाँ। तो पुलिस ने कुछ नहीं करा इस मामले में? पुलिस ने अपनी कही है कार्रवाई, मना करिए, पर 30-40 आदमी थे और 2 सिपाही उधर हुआ था। अब कहाँ लेकर आए हैं आप? ना मेडिकल लेके आए। क्या चल रहा है? हाँ, इलाज हो गया शुरू। आप क्या चाहते हैं? कैसी कंडीशन? कंडीशन अब तो डॉक्टर बताएंगे कंडीशन की, तो मुझे जानकारी नहीं ज़्यादा। अब क्या चाहते हैं आप इस मामले में? अरे न्याय चाहते हैं और क्या चाहेंगे, दुनिया न्याय चाहती है। आपने तहरीर दे दी थाने में? हाँ, जा रहा हूँ उधर ही। पहले इन्हें बच्चों को देखूँगा, भाई को देखूँ, या तहरीर दूँ। जा रहा हूँ, थाने जा रहा हूँ। तो वहाँ घटना को अंजाम देने वाले कितने लोग थे? घटना को अंजाम तो 3 लोगों ने दिया है, बाकी तो भीड़ थी। 3 कौन है? राजू उर्फ राजकुमार, सर उर्फ रमेश चंद।
देवेंद्र पुत्र कल्याण सिंह, सचिन पुत्र राजकुमार, तीनों। आज थाना गोंडा के अंतर्गत दो पक्षों में ट्रैक्टर ट्रॉली एवं बाइक में भिड़ंत होने की वजह से विवाद हो गया था, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। चोटिल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। घटना में शामिल व्यक्तियों को थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। तहरीरी सूचना के आधार पर स्वतंत्र धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके के आदर्श नगर में शाम ढलते ही अज्ञात हमलावरों के द्वारा अवैध तमंचे से एक युवक को गोली मार जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अज्ञात हमलावर युवक को गोली मारने के साथ ही गोलीकांड की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इलाके में गोली चलने की आवाज़ सुनते ही लोगों में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। सैकड़ों की तादाद में लोगों का जमावड़ा घटनास्थल पर लग गया और गोली लगने के बाद खून से लथपथ जमीन पड़े युवक को देख इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोली लगने के बाद जमीन पर पड़े युवक को आनन फानन में उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत को गंभीर देखते हुए AAMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। तो वहीं गोली लगने के चलते युवक आर्यन सारस्वत की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जबकि वारदात स्थल पर पहुंची पुलिस युवक को गोली मारे जाने की घटना को लेकर जानकारी करते हुए मामले की जांच पड़ताल कर अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीटी ठाकुर। ये कहाँ रहते हो आप? यही ज्वालाजीपुरम में। आज क्या वारदात हुई थी यहाँ पे? यहाँ पे 3 लड़के खड़े हुए थे बुलेट मोटरसाइकिल पे, आपस में बातें कर रहे थे। 2 लड़के अचानक आए, पहले चाटा मारा, फिर गोली मार के और 5 सेकंड के अंदर अंदर निकल गए। गोली मारने के बाद पुलिस कितनी देर बाद आई है? पुलिस ओनली फॉर 2 मिनट में आ गई है। 2 मिनट में। सूचना यहाँ से क्षेत्र के लोगों ने दी होगी? नहीं, वो दौरे पे आ रही थी। SHO वाली गाड़ी आई, उन्होंने तुरंत यहाँ पे अपना। अभी पीड़ित को कहाँ हॉस्पिटल ले गए? हाँ, पीड़ित को हॉस्पिटल ले गए। देखिए, थाना दिल्ली गेट पर एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि आर्यन पंडित नाम के एक व्यक्ति को गोली लग गई है। प्रथम दृष्टया जांच में यह सामने आया है कि आर्यन पंडित और उसके एक मित्र बबलू पंडित का किसी बात को लेकर विवाद था, जिसके चलते बबलू पंडित ने उस पर हमला किया और उस पर गोली चला दी। पुलिस ने तत्काल घटना को संज्ञान में लेते हुए आर्यन पंडित को अस्पताल में उपचार हेतु रवाना कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली गेट पर एक FIR पंजीकृत की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रघुवीरपुरी इलाके में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां रघुवीरपुरी स्थित होटल में मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को होने की सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठन के लोगों में आक्रोश पनप गया और गुस्साए हिंदूवादी संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने होटल में आता हुआ देख हिंदू लड़की मौके से फरार हो गई, तो वहीं मुसलमान लड़के को पकड़ लिया गया और सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लव जिहाद की घटना को अंजाम देने वाले मुस्लिम समुदाय के लड़के को अपनी हिरासत में लेकर थाने ले गई, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोग थाने पहुंच गए और आरोपी लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं हिंदूवादी संगठन के लोगों का आरोप है कि गुरु ढाबा वाली गली स्थित टीवी पैलेस होटल संचालित है, जिस होटल में कैमरा लेने के लिए पहुंचाने वाले लड़का लड़की से बिना पहचान पत्र लिए उनको कमरा मुहैया करा दिया जाता है, जिसके बाद होटल में अवैध रूप से देह व्यापार का धंधा होता है। वहीं लड़का लड़की दुष्कर्म करने के बाद चले जाते हैं। यही वजह है कि आज एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसा कर अपने साथ होटल ले गया था। क्या मामला लेके थाने आए थे आप लोग? स्थानीय लोगों द्वारा हमारे पास सूचना मिली कि एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की होटल में है। स्थानीय लोगों को सूचना मिली तो तुरंत टीम शिवाजी और टीम शिवाजी कार्यकर्ता होटल के पास पहुंचे। लड़की से और लड़के से पूछताछ करने पता चला कि लड़की हिंदू है और लड़की अपना नाम सना बता रही थी और लड़का बता रहा था अपना नाम अमन, कि मैं हिंदू हूँ और हमारी शादी हो चुकी है। जब होटल संचालक से बात की हमने तो लड़का बोलता है कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ और लड़की वहाँ से भाग जाती है। तभी थाना दिल्ली बन्ना देवी को हम सूचना करते हैं, मौके पर पुलिस आती है और लड़के को हम पुलिस की कस्टडी में दे देते हैं। कहाँ का मामला है? ये मामला रघुवीरपुरी का। और किस तरह की शिकायत दी आपने? क्या प्रकरण था पूरा? प्रकरण कुछ नहीं है, लव जिहाद का। आप जब सभी जानते हैं आजकल लव जिहाद की घटना बहुत चल रही हैं। आप कुछ दिन पहले गांधी पार्क में भी हुई है, वही प्रकरण यहाँ भी हुआ है।
रात की घटना है ये? रात की नहीं, करीबन तकरीबन जिहाद 5 बज की घटना रहे। है? जी। तो अब पुलिस को किस तरह की शिकायत दी है, किस तरह की मांग की है? पुलिस से मांग की है कि लड़के पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और लफ्ज़ जिहाद आगे से कोई ऐसा प्रकरण ना हो, मतलब कि लफ्ज़ जिहाद। लड़का कहाँ है? लड़का पुलिस की कस्टडी में। पुलिस FIR दर्ज कर रही है? जी। ये लड़का जो होटल जो आप बता रहे हैं कहाँ का वो? होटल जो है रविपुरी का ही है। क्या नाम से है होटल? होटल का नाम JP होटल। JP होटल। जी। क्या नाम है आपका? ऋतिक शिवाजी। किस तरह की घटना थी और क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? रघुवीरपुरी में गुरु ढाबे के बराबर गली है जिसमें एक TG पैलेस होटल के नाम से एक होटल चलाया जा रहा है। टीम शिवाजी के अध्यक्ष हैं ऋतिक शिवाजी, जिनकी सूचना के आधार पर हम सबको सूचना करी गई कि जिसमें होटल संचालक जो हैं बगैर ID के वहाँ पे कमरे प्रोवाइड कराते हैं और जिसमें अवैध तरीके के काम होते हैं, जैसे कि लड़का लड़की वहाँ पे दुष्कर्म करने जो भी आते हैं बगैर ID करते हैं। आज हमको सूचना मिली कि वहाँ पर एक लफ्ज़ जिहाद का मामला है जिसमें मुस्लिम मोहम्मद हसनैन नाम शायद बताया जा रहा है, वो लड़का था और लड़की का नाम नहीं बताएंगे हम आपको। वो होटल में आए हुए हैं। टीम शिवाजी द्वारा सूचना पर हम वहाँ पहुँचे, लड़का लड़की बरामद करें। लड़के को सकुशल बन्ना देवी थाने पे हमने सुपुर्द कर दिया गया है। क्या नाम? हाँ, होटल का क्या नाम? TG पैलेस। क्या लगता है जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया है? नहीं, ये घटना नहीं मान्य करी जाएगी। ऐसी घटना अगर अलीगढ़ शहर में पुण्यवर्ती होगी तो उसका फिर दोबारा और अच्छी तरीके से उनका वो कराया जाएगा। जिहाद का मामला था ये? जी बिल्कुल, लफ्ज़ जिहाद का मामला था। अब किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? लड़के पर मुकदमा दर्ज पंजीकृत करवाया जाएगा। तहरीर CO साहब को दे दी गई है और किया जा रहा है? हाँ, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और संग में उस होटल पे भी मुकदमा कराया जाएगा जिसमें वो बगैर ID के कमरे प्रोवाइड मुहैया करवा रहे हैं। ठीक। क्या नाम है? शगुन वाशने। लड़के पता लग पा रहा है कहाँ जाओ? लड़का पता तो नहीं लग पा रहा, जो बताया जा रहा है वो रसलगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है लड़का। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सामाजिक संस्था द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन रघुवीरपुरी स्थित स्वाद रेस्टोरेंट में किया गया। जानकारी देते हुए जयंती संयोजक राहुल गोयल जलेसर ने बताया कि संगठन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें रविवार को निशुल्क नेत्र जांच और दंत जांच शिविर, दिनांक 15 को दिन रविवार को महालक्ष्मी पूजन, श्री रामलीला मंचन और विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और शनिवार दिनांक 21 अक्टूबर को महायज्ञ सम्मान समारोह, अग्रज्योति पत्रिका के 30वें अंक का विमोचन और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सर्वप्रथम तो महाराजा अग्रसेन जी की 5147वीं जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी का अभिवादन करता हूं। हमारा 15 अक्टूबर को प्रथम नवरात्र पर महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव है। उस दिन संगठन द्वारा प्रातः महालक्ष्मी श्री अग्रसेन चौक पर महाराज जी का माल्यार्पण का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद साय को एक महालक्ष्मी पूजन का आयोजन श्री अग्रसेन चौक पर किया जाएगा। उसमें एक भव्य हवन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद रामलीला मंचन का एक कार्यक्रम, इस बार बहुत अच्छी एक टीम है जो रामलीला मंचन करती है, उनके द्वारा रामलीला मंचन का कार्यक्रम रहेगा। उसके पश्चात भजन संध्या। उसके बाद इस वर्ष कन्या पूजन का भी एक आयोजन संगठन द्वारा इस पर रखा गया है। इसके बाद डांडिया रास का भी आयोजन श्री अग्रसेन चौक पर किया जाएगा। उसके बाद भजन। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवीन अग्रवाल जलेसर, अध्यक्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन, सभी शहरवासियों का अभिवादन करता हूं। जैसा कि सर्वविदित है, अग्रवाल युवा संगठन प्रतिवर्ष महाराज जी का जन्म जयंती महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाता हुआ आ रहा है। इस वर्ष भी 5147वां जन्म जयंती महोत्सव श्री अग्रसेन चौक पर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम 8 अक्टूबर को, जैसा अभी जयंती संयोजक महोदय राहुल जलेसर जी ने बताया, कि हमारा नेत्र जांच शिविर एवं दंत जांच शिविर का आयोजन राजधानी कॉम्प्लेक्स हाथरस अड्डे पर किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर नीलेश मित्तल जी और अमित गुप्ता जी द्वारा इन दोनों ही नेत्र की और दांतों की जांचें की जाएंगी। उसके बाद जो भी जरूरतमंद लोग होंगे उनको निःशुल्क चश्मा वितरण की व्यवस्था की जाएगी। जिनके ऑपरेशन होने होंगे उनके ऑपरेशन भी निःशुल्क संस्था के द्वारा करवाए जाएंगे। साथ ही दांतों से संबंधित जो भी जांचें रहेंगी वो पूर्णतः निःशुल्क हैं। उसमें बहुत न्यूनतम शुल्क पर दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो कराया जाएगा। इसी पखवाड़े के अंतर्गत 15 अक्टूबर दिन रविवार को महालक्ष्मी पूजन का आयोजन श्री अग्रसेन चौक पर किया जाएगा, जिसमें प्रातः महाराज जी का माल्यार्पण होगा। तत्पश्चात शाम को 7 बजे से महालक्ष्मी पूजन और कन्या पूजन, इसके साथ और विभिन्न आयोजन हैं जो 15 तारीख को आयोजित किए जाएंगे।
आगे की जानकारी के लिए मैं चाहूँगा महामंत्री जी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूं और इसी क्रम में श्री अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड अलीगढ़ द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जो कि आगामी दिनांक 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को श्री अग्रवाल युवा संगठन बड़े धूमधाम से समस्त शहरवासियों और देशवासियों के साथ एवं सभी अग्रबंधुओं के साथ मनाने जा रहा है। इसी के अंतर्गत एक महाराजा अग्रसेन जयंती का पखवाड़ा शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से राजधानी कॉम्प्लेक्स स्थित फिजियोथेरेपी सेंटर पर अपना नेत्र जांच शिविर एवं दंत जांच शिविर का आयोजन वहाँ किया जा रहा है, जिसमें कि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीलेश मित्तल जी द्वारा वहाँ आंखों का परामर्श सभी समस्त बंधुओं को दिया जाएगा। तत्पश्चात मोतियाबिंद के ऑपरेशन की भी व्यवस्था वहाँ निःशुल्क संगठन द्वारा रखी गई है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन संगठन द्वारा 8 तारीख को वहाँ पर करवाए जाएंगे। तत्पश्चात प्रथम नवरात्र जो कि शारदीय नवरात्र जो हमारे प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो रहे हैं, जिसमें कि प्रथम नवरात्र वाले दिन हमारी वास्तविक महाराजा अग्रसेन जयंती होती है, उसके उपलक्ष्य में प्रातः 10 बजे से महाराज जी का बड़ी प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रहेगा श्री अग्रसेन चौक पर, एवं संध्या काल में महालक्ष्मी जी का पूजन एवं हवन, तत्पश्चात श्री रामलीला का मंचन एवं श्री दुर्गा मैया का पाठ एवं डांडिया रास का कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है। तत्पश्चात आगामी 21 अक्टूबर को 2023 को प्रातः 8 बजे से महायज्ञ का कार्यक्रम, 10 बजे से सम्मान समारोह का कार्यक्रम, जो कि विभिन्न अग्र विभूतियाँ वहाँ पर हमारे समाज की जो श्री अग्रसेन चौक पर पधारेंगी, उनका हमें सानिध्य एवं आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तत्पश्चात 12 बजे वहाँ 11 बजे से अग्रज्योति पत्रिका के 30वें अंक का विमोचन वहाँ किया जाएगा एवं उसके बाद अभिनंदन समारोह होगा, जिसमें कि 5 क्षेत्रों में हमारे सम्मान दिए जाते हैं। वयोवृद्ध, चिकित्सा, विधि, समाज सेवा, अग्र विभूति, ऐसे आदि क्षेत्रों में हम सम्मानित करते हैं। एवं तत्पश्चात 1 बजे से दोपहर को हमारा शोभा यात्रा जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जाती है, जो एक अपना भव्य रूप प्रदान करती है श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव का, उसका आयोजन वहाँ पर श्री अग्रसेन चौक से प्रारंभ करके वहाँ किया जाएगा, जिसका समापन डीएस कॉलेज पर वहाँ पर किया जाता है। और इसी में के प्रारूप में सभी नगरवासियों और शहरवासियों से अनुरोध करूंगा, कृपया 8 अक्टूबर से लेकर और 21 अक्टूबर तक के पखवाड़े में अपना पूर्ण रूप से योगदान एवं सहयोग प्रदान करें, जिसमें कि अधिक से अधिक मात्रा में नेत्र जांच शिविर के अंदर आप लोग आएँ, दंत जांच शिविर के अंदर आप लोग आएँ। 15 तारीख को चौक पर महालक्ष्मी पूजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और 21 अक्टूबर के इस भव्य आयोजन में आप सभी इस कार्यक्रम में आयोजन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय अग्रसेन, जय माँ भारती, जय। जयंती के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम तो मैं महाराज जी के श्री चरणों में नमन करता हूं और सभी यहाँ पर आए हुए सभी मीडिया भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी के माध्यम से हमारे शहर में आपके द्वारा ही विभिन्न हमारे संगठन की सारी प्रतिक्रियाएं पहुँच रही हैं। सबसे पहले तो महाराज जी के जैसे कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम नेत्र जाँच एवं दंत जांच शिविर का निःशुल्क आयोजन कर रहे हैं। इस बार नेत्र जांच हमारे डॉक्टर नीलेश मित्तल जी के द्वारा संपन्न होगा और दंत जांच डॉक्टर अमित गुप्ता जी के द्वारा संपन्न होगा, जिसमें कि डॉक्टर की परामर्श अनुसार हम निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराएंगे। इसी प्रकार चश्मा वितरण डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही हमारे द्वारा होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के द्वारा लगातार बैठक की जा रही है, जिसमें 2024 के चुनाव का माहौल तैयार किया जा सके, जिसको लेकर आज भी ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक में शिरकत की गई, जहां भाजपाइयों द्वारा मौजूदा सरकार के जमकर कसीदे पड़े। साथ ही मौजूदा सरकार को गरीबों की सरकार भी बताया है। प्रदेश सरकार में आम जनता को तरह तरह की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान भूपेंद्र चौधरी के द्वारा जानकारी देते हुए ये बताया गया कि अन्य सरकारों में परिवारवाद हुआ करता था, लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है। भाजपा सरकार में किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। 2024 के भाजपा सिंहासन की दहलीज तक पहुँच सके, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी अलीगढ़ के निजी गेस्ट हाउस में ब्रज क्षेत्र की बैठक के आयोजन के दौरान दर्जनों भाजपाइयों द्वारा जमावड़ा इकट्ठा किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के अध्यक्ष और ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष के द्वारा बैठक की गई। अब देखना ये होगा कि 2024 में ये बैठक कितना असर डाल पाएगी।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, यही कारण है बैठकों का दौर थम नहीं रहा। और हमारी केंद्र में भी और राज्य भी सरकारों में 2014 और 2019 में भाजपा को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और 2017 में और 2022 में भी माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने पश्चिम से लेकर पूरब तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में भाजपा को बड़ी सफलता मिली। 2014 के लोकसभा चुनावों में कुल सीटों का 90% सीटें, हमें 80 में से 73 सीटें मिली। 2017 के विधानसभा चुनावों में हमें 80% सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनावों में सारे लोग सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी गठबंधन में संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़े, लेकिन प्रदेश की जनता ने 51% से अधिक मत देकर भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। और 2022 में भी बड़ा जनादेश के साथ हमारी सरकार है। हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो हमारा एजेंडा है, जिन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारे पैरामीटर पर बीजेपी की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया। आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है, आज भ्रष्टाचार न्यूनतम स्तर पर है, और जो जो विषय हम लोगों ने कहे, चाहे देश दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ने वाला विषय या हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषय, हमने सब पे काम किया। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने संपर्क, अपने कार्यक्रम, अपने अभियानों के माध्यम से लगातार हम जनता के बीच में हैं। अभी आपने देखा होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार को 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमने एक अभियान चलाया। हम घर घर तक गए अपना रिपोर्ट कार्ड। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी जी की जयंती तक हमने अपने संगठनात्मक काम भी, रचनात्मक विषय भी और सेवा के कामों के माध्यम से भी हम लगातार समाज के बीच में, जनता के बीच में। हमारे अब आगामी मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम है, वो ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम करने हैं, 13 तारीख तक हमें करने हैं। हमें पूरे प्रदेश भर में 6 क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के सभी सामाजिक वर्गों के बड़े बड़े सम्मेलन क्षेत्र के हिसाब से हमें करते हैं। अध्यक्ष जी, हमें भारत की संसद ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आधी आबादी की मांग को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण बिल पास किया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम सरकार लेकर आई है। तो उसमें भी हम अपनी सरकार के अभिनंदन के लिए धन्यवाद मोदी जी करके एक अभियान चलाएंगे। आज हमारी बैठक है पूरे क्षेत्र की, 2 बैठकों में हम लोग अपने कार्यक्रम अभियान की आगे बढ़ाने का उसकी रूपरेखा बनाएंगे। पहला कार्य बैठक हमारी महिलाओं की है, महिला मोर्चे की है, हमने सभी अपने कार्यकर्ता बनाए, और दूसरी बैठक हमारी अनुसूचित जाति मोर्चे की है। तो मैंने बताया जैसे क्षेत्र में हमें अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन करना है बड़ी संख्या, और हमें सभी विधानसभाओं में महिलाओं के सम्मेलन करने हैं। हमें सभी गाँव में, सभी वार्डों में धन्यवाद मोदी जी करके एक पदयात्रा निकालनी है, जन जागरण करना है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की श्री वाजपेयी महाविद्यालय में कौशल विकास योजना के अंतर्गत अलीगढ़ मंडल में युवाओं को निश्चित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल चेन्नई के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करते हुए 60 सीटों के साथ बीए लॉजिस्टिक्स कोर्स का शुभारंभ कर दिया है। प्रेस वार्ता में प्रबंध समिति अध्यक्ष सीए अतुल कुमार गुप्ता, सचिव सीए गौरव वार्ष्णेय, प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार गुप्ता और प्रभारी बीबीए लॉजिस्टिक्स डॉक्टर हरेंद्र गौड़ ने संबोधित किया और बताया कि ये कोर्स 3 वर्ष का है तथा 6 सेमेस्टर में पूर्ण होगा। प्रथम 2 वर्ष में छात्र छात्रा LSC द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। 2 वर्ष उत्तीर्ण करने के बाद तृतीय वर्ष में बड़ी बड़ी कंपनियां संस्थानों में उक्त छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि में प्रत्येक छात्र छात्रा 7,500 मासिक भत्ता 1 वर्ष तक मिलेगा। प्रशिक्षण के उपरांत LSC द्वारा संबंधित प्रशिक्षक की नियुक्ति कैंपस प्लेसमेंट द्वारा किसी भी कंपनी या संस्थान में कर दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे वाजपेयी महाविद्यालय को एक बीबीए लॉजिस्टिक कोर्स हमें मिला है। इस बीबीए लॉजिस्टिक कोर्स को हम आज से अपने यहाँ एडमिशन शुरू कर रहे हैं। ये जो
गवर्नमेंट की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो हमें एक लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिलिंग चेन्नई के संग हमारे MOU साइन हुआ है। ये 3 साल का एक कोर्स है। तीसरे साल में इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, एक स्कॉलरशिप, एक स्टाइपेंड दिया जाएगा उन बच्चों को जो बच्चे इस कोर्स को करेंगे। उसमें लगभग 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको उसका पेमेंट होगा, उस स्टाइपेंड को मिलेगा। उसके बाद ये जो कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स करने के बाद कुछ कंपनी से हमारा टाइप है कि इन बच्चों को एक रोजगार प्रक्रिया के तहत रोजगार प्रदान करें। सर, इस कोर्स करने के बाद किस किस तरीके के रोजगार प्रदान किए जाएंगे? इसमें जो लॉजिस्टिक है, जो लॉजिस्टिक मतलब जो डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर को बनाने के लिए जो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हमारे डेवलप करने हैं वो इस कोर्स के तहत किया जाएगा। थैंक यू सर। नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में? सर, प्रथम तो मैं भारत सरकार को, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय को और अपने पूरे मैनेजमेंट को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिनके माध्यम से ये कोर्स इस महाविद्यालय को मिला है। वास्तव में BBA लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा व्यावसायिक कोर्स है जो सरकार के द्वारा ही हमारे इस महाविद्यालय का चयन कर लिया गया है कि आपको ये कोर्स प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय से मिलकर उसी प्रक्रियाएं भी हम लोगों ने पूरी कर ली है और ये कोर्स हम चलाने जाते हैं। वास्तव में ये जो लॉजिस्टिक सेंटर काउंसिल सेंटर ऑफ चेन्नई है, उसके साथ हमारा एक MOU हुआ है, जिसके तहत हम लोग बच्चों से जो फीस लेंगे 25,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हम उस सेंटर को देंगे और वो सेंटर हमें इस BBA लॉजिस्टिक के लिए अपने एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कराएंगी। और ये 3 साल का BBA लॉजिस्टिक का कोर्स है। तीसरे साल हम बच्चों को 7,500 रुपये स्टाइपेंड देंगे और ये जो जैसे बच्चा 3 साल पूरा हो जाएगा, ये कंपनियां उनको अपना व्यवसाय भी देंगी। वास्तव में ये जो लॉजिस्टिक है, जो सामान्य अर्थों में जिसको लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लॉजिस्टिक वास्तव में ये वस्तुओं के या माल के या सेवाओं के या सूचनाओं के उत्पाद के स्थान से जहाँ पर उनको उपयोग हो रहा है वहाँ तक पहुँचाने की एक बहुत बड़ा एक प्रबंधन है। सर, ये कोर्स शहर के अन्य और कॉलेजों में मौजूद है? ये कोर्स अन्य कॉलेजों के तो छोड़ दीजिए, ये कोर्स न आगरा विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में है, न राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में है, यहाँ तक कि MU में भी ये कोर्स नहीं है। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जो विशिष्ट, जो नए भारत सरकार के कौशल विकास जो मंत्रालय है उसके तहत बहुत सारे कोर्स चलाए गए हैं। क्योंकि आज ऑनलाइन का समय है, तो इसलिए जो हम अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या कोई भी हम जहाँ से मंगाते हैं, उस सभी संपूर्ण प्रक्रिया के पीछे पूरा लॉजिस्टिक ही रहती है। क्योंकि उसमें जो चीज़ें सम्मिलित हैं वो है चीज़ों का भंडारण है, शिपिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, पेमेंट है, वापसी है, इस सब चीज़ों की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रबंधन की प्रक्रिया है। आज पूरी दुनिया में अरबों को लॉजिस्टिक का व्यापार हो रहा है उस संदर्भ में। और साथ ही साथ जो हमारा जो अलीगढ़ है वो भी एक व्यापार का केंद्र हो रहा है। यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ बहुत से सेना के उत्पाद होते हैं। आप आएंगे, उन उत्पादों को वास्तव में मूल स्थान पर पहुँचाने के लिए जिस प्रक्रियाओं का सामना वो सभी प्रक्रियाएँ इस लॉजिस्टिक में सम्मिलित है। इसलिए बहुत ही रोजगारपरक कोर्स है और बहुत ही अच्छा कोर्स है। लॉजिस्टिक कोर्स जो हमारे महाविद्यालय को मिला है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उस पर विस्तृत जानकारी हमारे प्राचार्य महोदय देंगे। हमारे सचिव जी बैठे हैं, उनके प्रयासों से ये कोर्स इस महाविद्यालय को मिलना संभव हो पाया। हरि हरेन जी कुलपति साहब बैठे हैं, सभी के सतत प्रयासों से ये कोर्स हमें मिल पाया है। और ये न सिर्फ अलीगढ़ मंडल में बल्कि आगरा मंडल में भी प्रथम महाविद्यालय है जिसमें इस तरह का कोर्स हमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त किया गया है। और हम आगे इस कोर्स से बच्चों को, ये रोजगारपरक कोर्स है जिस पर हम बच्चों को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें लाभान्वित करेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। आइए और विवेक जी इधर आ जाइए, इधर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की तरह इस बार भी परंपरागत श्री राम लीला महोत्सव दिनांक 8 अक्टूबर दिन रविवार से 26 अक्टूबर दिन गुरुवार तक श्री राम लीला भवन अचल सरोवर GT रोड अलीगढ़ पर 7:30 बजे से प्रतिदिन मनाया जाएगा। श्री राम बारात दिनांक 12 अक्टूबर को दिन गुरुवार को
शाम 6 बजे से टीकाराम मंदिर सेंटर पॉइंट से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जनकपुरी श्री राम लीला भवन पर पहुंचेगी। श्री सरयूपाल लीला 14 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम 6 बजे अचल तालाब पर रोशनी और आतिशबाजी की जाएगी। श्री काली जी की सवारी 17 अक्टूबर को दिन मंगलवार शाम 7 बजे रामलीला भवन में चालू होकर रामलीला भवन पर पहुंचेगी। हनुमान जी की सवारी 19 अक्टूबर दिन शुक्रवार शाम 7 बजे बड़ा हनुमान मंदिर महावीरगंज से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई रामलीला भवन पर पहुंचेगी। श्री रामचंद्र जी महाराज की सवारी दिनांक 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को रामलीला भवन से दोपहर 1 बजे से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुई प्रदर्शनी मैदान शाम 6 बजे पहुंचेगी। काली जी की झांकी मामू भांजा जिंदल रोड से शोभा यात्रा में शामिल होगी। रावण दहन लीला प्रदर्शनी स्थल अलीगढ़ पर शाम 6:30 बजे संपन्न होगा तथा वापसी में सिंहासन जीटी रोड पर होता हुआ रामलीला भवन पहुंचेगा। जय श्री राम। रामलीला गौशाला कमेटी के अंतर्गत ये रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष रामलीला महोत्सव का आयोजन जो है वो 8 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक होगा। इस रामलीला महोत्सव के आयोजन में हमारी 5 शोभा यात्रा होती हैं और 1 सरयूपाल लीला होती है। सबसे प्रथम 12 अक्टूबर को राम बारात होती है जो टीकाराम मंदिर से निकलती है। उसके बाद 14 अक्टूबर को सरयूपाल लीला, जो पूरी प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि सरयूपाल लीला अचल सरोवर में ही होगी। इसके अंतर्गत हमारे निगम के साथ मतलब डीएम के साथ एडीएम सिटी वगैरह सभी के साथ मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि सरयूपाल लीला अचल सरोवर में ही होगी और इसके अंतर्गत अचल सरोवर में पानी भी भरना चालू हो गया है ट्यूबवेलों से। तत्पश्चात 17 तारीख को काली का मेला निकलेगा। 19 अक्टूबर को हनुमान सवारी, 24 अक्टूबर को रावण दहन लीला का कार्यक्रम होगा और 26 अक्टूबर को शहर गश्त के साथ ही रामलीला का समापन होगा। इस साल के कार्यक्रम में क्या विशेष रहेगा? इस साल के कार्यक्रम में सबसे विशेषता जो है कि जो हमारी शोभा यात्रा है उसमें पूरे उत्तर प्रदेश से हर शोभा यात्रा में अलग अलग बैंड आएंगे। झांकियाँ खूबसूरत हैं और सबसे विशेषता जो है कि जो 5 साल से हमारा कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था सरयू पार का, वो इस बार होगा, जो भी बहुत ही विशेष ही होगा। लोग स्मार्ट सिटी के तहत अचल सरोवर में जो काम हुआ उसको भी देख पाएंगे। जो हमारे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनने हैं वो विशेष आकर्षित होंगे। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे आपके? मुख्य अतिथि हमारे यहाँ हर कार्यक्रम के अलग अलग हैं। जैसे गणेश पूजन हमारा 8 अक्टूबर का है, उसके मुख्य अतिथि हमारे शहर के प्रमुख उद्योगपति धनजीत वाड्रा। बाकी प्रत्येक दिन के अलग अलग मुख्य अतिथि हैं। और जो 24 अक्टूबर का कार्यक्रम होता है उसके मुख्य अतिथि होते हैं हमारे पूरे जिले के पदाधिकारी, मतलब अधिकारीगण, जैसे कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब, नगर आयुक्त जी। अगर अचल सरोवर में हमारी सरयूपाल लीला होती है उस दिन के मुख्य अतिथि होंगे हमारे नगर आयुक्त, मेयर प्रशांत सिंघल। और जो हमारा जो मेन एंड में जो होगा 26 अक्टूबर को, वो 25 अक्टूबर को जो हमारे राजगद्दी होती है उसके प्रमुख हमारे रहेंगे अतिथि प्रवीण मंगला, भुवनेश कुमार जी आदि। राम बारात जो 12 अक्टूबर की है उसके मुख्य हमारे डिंकल मारुति कार वाले, डिंकल अग्रवाल। रामलीला के पुतले में सबसे विशेष ये है कि इसकी गर्दन चारों तरफ घूमेगी, उसकी आंखों से चिंगारी निकलेंगी। जब उसकी टुंडी में बाढ़ लगता है तो टुंडी में से भी आग निकलेगी। अब ये तो जो कला बनाते हैं काम करने वाले, वो क्या क्या उसमें विशेषता देते हैं वो तो उसको देखने के बाद ही पता चलेगा। रावण 65 फुट का है, कुंभकर्ण 60 फुट का है और मेघनाथ 55 फुट का है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश द्वारा
महाउद्यमी अधिवेशन 11 अक्टूबर 2023 को आगरा में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास से संबंधित शीर्ष अधिकारियों के समक्ष प्रदेश की नीतिगत औद्योगिक समस्याओं के समाधान पर चर्चा होगी, जिसमें लघु उद्योग भारती अलीगढ़ जिला इकाई द्वारा प्रदेश संयुक्त महामंत्री गौरव मित्तल के माध्यम से मुख्य रूप से निम्न बिंदु मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे जाएंगे। पारिवारिक समायोजित के चलते स्टाम्प शुल्क छूट में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को शामिल किया जाए। हाल ही में जारी शासन आदेश के अंतर्गत ये छूट आवासीय संपत्ति और कृषि भूमि के लिए प्रदान की गई। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को नगर निगम द्वारा भारी भरकम स्थापना हेतु भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया का सरलीकरण के साथ नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराया जाए। ब्रज संभाग कार्यकारिणी सदस्य तरुण सक्सेना ने बताया कि पूरे प्रदेश के इस उद्यमी महाअधिवेशन 1500 से अधिक भाग लेंगे। अलीगढ़ जिलाध्यक्ष नीरज अग्रवाल के नेतृत्व में अलीगढ़ की समस्त क्षेत्र इकाइयों में 150 से ज़्यादा उद्यमी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उपस्थित होंगे। उद्योग भारती लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनकी समस्याओं के निराकरण में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। जनवरी 2018 में लघु उद्योग भारती के आतिथ्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे आए थे सम्मेलन के अंदर, और उससे बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ था। पुनः ये अवसर मिल रहा है 11 सितंबर को कि फिर हम सब लोग एकत्रित होंगे आगरा के अंदर, और मुझे पूरी उम्मीद है नई घोषणाएं होंगी, नया संचार होगा ऊर्जा का हम सभी में। और अलीगढ़ इकाई से, अलीगढ़ के सभी क्षेत्रीय इकाई से, अलीगढ़ इकाई से करीब करीब 150 सदस्य जाएंगे। हालांकि हमारी संख्या बल, क्योंकि हमारा अपनी संख्या बल 270 के आसपास है, सदस्य हैं हमारे अलीगढ़ के अंदर। हमारी उम्मीद है कि सारे जाएं, लेकिन फिर भी 150 तो अभी तक हमारे पास आ चुकी है। नाम जिनको जाना ही है, उसके अलावा जितना और संख्या बल हम बढ़ा पाएंगे हम बिल्कुल बढ़ा करके भेजेंगे। महाधिवेशन होगा, किस तरह की समस्याएं उठाई जाएगी और अलीगढ़ की किस तरह की सहभागिता इस सम्मेलन में? लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश द्वारा उद्यमी महाधिवेशन का आयोजन 11 अक्टूबर को दिन बुधवार आगरा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशेष बात ये रहेगी कि मुख्य अतिथि के रूप में हम सब उद्यमियों को माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सानिध्य प्राप्त होगा। और ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम अपनी समस्याएं रख पाएंगे। क्या क्या समस्याएं खासतौर से जो रखी? समस्याएं, नीतिगत समस्याओं को हम उनके समक्ष रखेंगे जो पूरे प्रदेश को प्रभावित कर रही हैं। इसमें मुख्य रूप से स्टाम्प ड्यूटी का एक मामला है परिवार समायोजन के चलते हुए। दूसरा मुद्दा है औद्योगिक क्षेत्र का विकास, सस्ती दरों पे भूखंड की उपलब्धता। तीसरा नगर निगम की दरों में, करों की दरों में संशोधन। चौथा प्रदूषण विभाग की NOC का सरलीकरण। इस तरह की समस्याएं उनके सामने। किन समस्याओं को लेकर, किन किन बिंदुओं को लेकर के इस अधिवेशन में चर्चा की जानी है और क्या क्या विषय? मुख्य बिंदु जैसा कि गौरव जी ने आपको बताया, वही 3 मुख्य बिंदु हमारी तरफ से हैं, जिसमें एक तो पारिवारिक समायोजन स्टाम्प ड्यूटी का, जिसमें सूक्ष्म और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने शामिल नहीं किया है। तो जो लोग अपनी संपत्ति पर या जो औद्योगिक खंड पर अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा करके अपना काम कर रहे हैं, और यदि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम में उस व्यापार को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके भूखंडों को उनके नाम पर ट्रांसफ़र करने का उसके अंदर समायोजन होना चाहिए। एक तो हमारी मांग ये है। दूसरा नगर निगम की समस्या है, जिसमें कॉमर्शियल टैक्स अनाप लगा करके उन छोटी छोटी इकाइयों को उनका शोषण कर रहे हैं, जिससे कि जो वो अपने घर में अपने उसी व्यापार को कर रहे हैं, उसी को कारखाने को छोटे से को चला रहे हैं, और वो कारखाने के नाम पर उन पर कॉमर्शियल टैक्स अनाप लगा करके उनका शोषण हो रहा है। तो एक समस्या हमारी अलीगढ़ की विशेष तौर पर ये चल रही है, उस पर भी हम अपना फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लघु और कुटीर उद्योग का जो है बिल्कुल सबसे बड़ा फोकस अलीगढ़ इकाई का लघु और कुटीर का, लघु उद्योग भारती का है, वो अभी लघु उद्योग को ही हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिससे कि छोटे छोटे उद्यमियों को इस तरीके की समस्याओं से जूझना ना पड़े और वो अपने व्यापार को, अपने उद्योग को सुचारू तरीके से बिना किसी परेशानी के चला सकें। देखिए, अलीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि ताला अलीगढ़ का जो है एक ब्रांड है, लेकिन अगर ताले की ही बात करें तो ताले पर टैक्स इतना है। पहले तो इस पर 18%
की जगह पर 28% GST था ताले के ऊपर एक टाइम पर, और उसमें लघु उद्योग भारती का, जिसमें विशेषकर अलीगढ़ इकाई का बहुत बड़ा अपना रोल रहा था, और वो जाकर के 28 से 18% करा करके लाने का भी अलीगढ़ की लघु उद्योग भारती का एक बहुत बड़ा हाथ रहा था, और वो 28 से 18% किया गया था। हमारी मांग शुरू से 12% की है, और आज भी हम उसी 12% के ऊपर अपना प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांग को उस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास है कि ताले के ऊपर कम से कम 12% की GST की दर को लागू किया जाए। और साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर अलीगढ़ के ताले को GI टैगिंग से सरकार ने दिया है और GI टैग मिल चुका है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।